बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसका एक पार्ट किया था, अथवा वाला एक रह गया था। इसमें क्या है, आपको माध्य निकालना है। अब माध्य के आपने दो तरीके किए हैं, एक किया है कल्पित माध्य और एक प्रत्यक्ष विधि। पर उन दोनों मेथड में अगर आपने देखा हो तो क्या होता है, आपको वर्ग अंतराल दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फिर आप उनका वर्ग चिन्ह निकालते हो। यहाँ पर अंतराल नहीं दिया, तो जब अंतराल नहीं दिया होता तब कैसे करते हैं, तब सीधा इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है, तब हमें कोई वर्ग चिन्ह नहीं निकालना, क्योंकि अंतराल है ही नहीं। तो हमने 1 को 5 से गुणा किया, यहाँ लिखा, 2 को 11 से किया, यहाँ लिखा, ऐसे इन सबको गुणा कर दिया। फिर हम f वाली परिवार वाली लाइन को जोड़ेंगे और जो ये गुणा किया है इसको जोड़ेंगे और इन दोनों को भाग करके माध्य निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ अंतराल नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किया था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर समेशन एफ एक्स निकालेंगे, और ये आपका समेशन एफ है, यानी इनका जोड़ है, और इन दोनों को भाग कर देंगे। प्रश्न 6 के अंदर आपको दिया है कि इनके मूल बराबर है, तो दर्शाइए एम क्यू बराबर पी एन है। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे चर दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे एम भी है, एन भी है, पी भी है, क्यू भी है, एक्स भी है, पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये द्विघाती समीकरण किस में है। ये द्विघाती समीकरण है एक्स में, x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और यहाँ पर कोई भी x नहीं है, तो ये x में द्विघाती समीकरण है। अब हम इसकी इससे तुलना करेंगे, तो ये जो पूरा लिखा है x स्क्वायर के साथ, ये a का काम करेगा, ये पूरा आपका b का काम करेगा, और ये पूरा आपका c का काम करेगा। तो वही मैंने लिख दिया। अब आपको क्या दिया है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ी है बेटा, ध्यान से समझना। मूल समान है, यानी d 0 होगा। मूल बराबर कब होते हैं, जब d 0 होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा ये है, b का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ये a की वैल्यू थी, ये c की वैल्यू थी। अब हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। देखो, इस पूरे की पावर 2 है और ये -2 इस पूरे से गुणा हो रहा है, इसका मतलब -2 की पावर भी 2 है और mp प्लस nq की पावर भी 2 है। माइनस इस 4 को मैंने इससे गुणा किया तो 4m स्क्वायर आ गया, इस 4 को मैंने इससे गुणा किया तो 4n स्क्वायर आ गया, और ये एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a हमारा mp है, तो mp का स्क्वायर क्या आएगा, mp को mp से मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर p स्क्वायर आएगा, फिर nq को nq से करोगे तो n स्क्वायर q स्क्वायर आएगा, और 2 गुणा ab, तो 2 गुणा mp गुणा nq क्या होगा, mp nq। इस तरफ मैंने क्या किया, माइनस साइन पहले मैंने बाहर रखा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे और एक को वैसे का वैसे रखेंगे। यानी पहले मैंने सिर्फ 4m स्क्वायर को इस पूरे से गुणा किया, फिर प्लस 4n स्क्वायर को इस पूरे से गुणा किया। अब यहाँ पर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 4 को n स्क्वायर क्यू से करेंगे ये आएगा, 4 दूनी 8 mp nq। यहाँ पर पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 4m स्क्वायर को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आया, प्लस 4m स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब अगले स्टेप में ये तीनों टर्म तो वैसे के वैसे ही आ गई। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, जब वो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो साइन उल्टे हो जाएंगे। देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी ब्रैकेट के अंदर तो सारी संख्याएं पॉजिटिव थी, पर जब हमने बाहर वाले माइनस साइन से गुणा किया तो सारी नेगेटिव बन गई है। अब देखो, 4m स्क्वायर पी स्क्वायर इससे कट गया, 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर इससे कट गया, हमारे पास 3 पद बच गए, एक ये और एक ये, यानी 8mp nq माइनस 4m स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, इस पूरे में से हमने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये संख्याएं 4 के पहाड़े में आएंगी, तो 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 पर, तो अंदर बच गया 2 mp nq। अच्छा, हम mp nq कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो सबके पास m है, ना सबके पास q है, ना सबके पास n है, ना सबके पास p है। माइनस 4 बाहर चला गया, m स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4 बाहर चला गया, माइनस का n स्क्वायर p स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 4 यहाँ गुणा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो 0 को 4 से भाग भी करोगे तो 0 ही आएगा, ये आ गया।
अब क्या किया हमने, अब हमने दोनों और -1 से गुणा कर दिया। -1 से गुणा करने पर क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। इसको जब मैं -1 से गुणा करूंगी, देखो -m²p² को -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस m²p², यानी निशान बदल जाएंगे, ये दोनों प्लस के बन जाएंगे और ये दोनों माइनस के। और इस और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को किसी से भी गुणा कर लो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो है आपका, ये देखो m²q² प्लस n²p² माइनस 2mp(n³), ये आपका मैच हो रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab से, जो कि बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ हमारा a की जगह लिखा है mq और b की जगह लिखा है np। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया mq माइनस np का होल स्क्वायर, कि जब मैं इसको खोलूंगी mq माइनस np का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस b होल स्क्वायर की सर्वसामिका लगेगी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वापस से मेरा ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगी सर्वसामिका लगा के तो वापस से ऊपर वाला ये आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले को इस तरह लिख सकते हैं ना, mq माइनस np का होल स्क्वायर। अब जीरो को तो अब जीरो स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा कि mq माइनस np आपका जीरो के बराबर आ गया, mq माइनस np जीरो के बराबर हो गया, तो यहाँ से ये np उस तरफ चला गया, तो mq बराबर np आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। सेक्शन बी में क्वेश्चन है, आपको ये समांतर श्रेणी दी है, इसके अंत से 7वां पद पूछा है। ध्यान देना, अगर शुरू से 7वां पद पूछा होता तो आप सीधा सीधा कर देते a प्लस 6d। ठीक है, अब अंत से 7वां पद कैसे निकाले, हमें थोड़ी पता है कि ये कितनी संख्याएं लिखी है, कितनी है, कौन से नंबर पर 93 आएगा। तो या तो एक तरीका ये है कि पहले हम निकालें कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, मान लो 40 पद आए, तो फिर पीछे से हमसे 7वां पद पूछा है तो हम गिन लेंगे कि कौन सा पद निकालना है। या देखो, इनमें 4 का अंतर है, 4, तो इसका मतलब इससे पहले जो संख्या होगी वो इससे 4 कम होगी, यानी 89 होगी। अब मुझे पीछे से निकालना है ना 7वां पद, तो मैं एपी भी पीछे से ही देखूंगी। ठीक है, हम एपी को उल्टा पढ़ेंगे। अब हम एपी को इस तरीके से ले लेंगे, लास्ट में 17। ठीक है, पीछे से 7वां पद निकालना है तो हम एपी को पीछे से पढ़ेंगे। अब इस एपी का पहला पद क्या है, 93, और डी कितना हो जाएगा, -4। 89 में से 93 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो -4। अब हमें 7वां पद निकालना है तो a प्लस 6d, तो 93 माइनस 6 गुणा 4, और यहाँ सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। क्या ध्यान देना है बच्चे, शुरू से 7वां पद पूछा होता तो हम ऐसे लिख देते इसको a प्लस 6d। अब उसने हमसे पीछे से पूछा था तो मैंने AP को उल्टा कर दिया। ठीक है, और फिर हमने नया A और नया D लिखा, इसलिए मैंने कैपिटल A कैपिटल D यूज किया है, और फिर हमने 7वां पद निकाल दिया। उसके बाद आपको माध्यक वजन दिया हुआ है 82 और आपको ये Z निकालना है। तो आपको पता है कि माध्यक दिया हुआ है तो माध्यक का फॉर्मूला लगेगा, और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। देखो, इन सबको जब जोड़ना है पहले Z को छोड़ देना, बाकी सारी संख्याओं को जोड़ लो। तो जब आप सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो 84 बनेगा, और उसमें Z जोड़ देंगे तो 84 प्लस Z। इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, 7 तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 17 जोड़ा 36, 36 में Z जोड़ा तो 36 प्लस Z। अब आगे कैसे जोड़ोगे, 36 में 32 जुड़ेगा 68 बन गया प्लस Z, फिर 68 में 6 जुड़ेगा 74 बन गया प्लस Z, यूं का यूं चलता रहेगा। अब क्या करना है, आपको माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, माध्यक वजन से। माध्यक वजन आपको दिया हुआ है 82, तो आप ये देखोगे कि 82 जो है वो कौन से अंतराल में आएगा। तो 82 आपका किस अंतराल में आएगा, 75 से 85 में। ठीक है, तो ये जो वर्ग है हमारा, ये माध्यक वर्ग बन जाएगा। माध्यक 82 है जो 75 से 85 में होगा, इसलिए 75 से 85 माध्यक वर्ग होगा। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। आज भी टेस्ट में बेटा फॉर्मूला लिखते वक्त आपने क्या गलती की हुई है, आप ना ऐसे लिख देते हो, ये इसमें और इसमें फर्क है।
ठीक है, ये जो बटे का निशान है ये सिर्फ n/2 माइनस सी एफ के नीचे है, ना कि इस l के नीचे भी, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। तो माध्यक हमें 82 दिया है, इस वर्ग की निम्न सीमा 75 है, n/2 यानी 84 प्लस z/2 माइनस 36 लेंगे, सी एफ ऊपर वाले का लेते हैं और f इसी का लेते हैं और 10-10 का अंतर है तो h हो गया आपका 10। सबसे पहले इस 75 को अलग कर दिया हमने। यहाँ देखो 84 को 2 से भाग करोगे 42 आएगा और z को 2 से भाग करोगे तो z/2 आएगा, माइनस 36 बटा z गुणा 10। 82 में से 75 घटाओगे 7 आएगा और मैंने क्या किया, इस z को मैं दूसरी ओर ले गई तो 7 को z से गुणा करेंगे 7z। इस तरफ मैंने क्या किया, 42 में से 36 गए, 42 में से 36 गए 6 और z/2 वैसे का वैसे रह जाएगा और ये 10 मैंने आगे लिख दिया। चाहे इस 10 को आप पीछे लिख लो चाहे आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस z को तो मैं उस और ले गई तो ऊपर क्या बच गया, एक 10 बच गया और ये बच जाएगा। अब इसमें से 42 और 36 घट सकते थे तो 6 हो गया। अब फिर क्या किया, 10 को 6 से भी गुणा करेंगे और 10 को z/2 से भी गुणा करेंगे। 10 को 6 से गुणा करोगे 60 बन जाएगा और जब आप 10 को z/2 से गुणा करोगे तो ये 5 पर कट जाएगा तो 5z आ जाएगा। अब प्लस 5z को दूसरी ओर ले जाओ, माइनस 5z हो जाएगा, 2z बराबर 60 तो z आपका आ जाएगा 60/2 यानी 30। तो जो लुप्त संख्या है वो है 30। उसके बाद बेटा रेखाखंड का विभाजन है। रेखाखंड का विभाजन आपको सिखाया है, पहले आप 7.6 सेंटीमीटर की अगर लाइन सेगमेंट खींचोगे, दोनों कोनों पे हम क्या करते हैं, 60 प्रकार की मदद से, ये अंदर वाला 60 होगा, इधर भी हम 60 बना देंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे, प्रकार की मदद से इधर भी हम 60 बना देंगे। अब हमें क्या करना है, 3:2 में, तो पहली संख्या नीचे, प्रकार को एक बार खोलना है, 3 चाप लगाते हैं। जैसे प्रकार की नोक यहाँ पर, फिर पेंसिल की नोक इधर आई तो 1 चाप। अब प्रकार की नोक हम यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक मान लो यहाँ आई तो दूसरी चाप और फिर तीसरी चाप। और ऊपर कितनी चाप लगाएंगे, ऊपर 2, 1, वही जितनी नीचे खुली हुई थी उतना ही खुला रहेगा, 1, 2। अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले के 2 को नीचे वाले के 3 से मिला देना है। ऊपर वाले के 2 को नीचे वाले के 3 से मिला देना है। तो ये जो रेखाखंड है आपका 7.6 सेंटीमीटर का, ये 2 भागों में बट गया। और फिर आपको इसको नापना भी है, तो जब आप नापोगे तो आपका ये बिंदु मैंने माना C, A से C की दूरी लगभग आपकी 4.6 सेंटीमीटर आएगी और ये दूरी लगभग आपकी 3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्भुज के अंदर आप ध्यान दो, देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं और ये भुजा इसमें भी 13 है, ये त्रिज्या इसमें भी 5 होगी और ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो दोनों में ही बराबर होगी, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जितना ये आएगा उतना ही ये होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। ये क्या हो गया, लंब जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर। जो मान हमें दिया था लिख दिया। अच्छा, एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप कर दिया कि 13 का स्क्वायर 169 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 दूसरी ओर जाएगा -25। तो इन दोनों को घटाकर आपका क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 144। तो पी क्यू आपका यहाँ पावर 2 है तो दूसरी तरफ जाकर 1/2 हो जाएगी यानी वर्गमूल। तो पी क्यू बराबर 12। ठीक है, पी क्यू 12 आ गया, यानी ये भुजा 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हमने पी क्यू ओ का क्षेत्रफल निकाला, यानी ऊपर वाले त्रिभुज का। तो ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 12 और 5, एक चीज 12 है और एक 5 है। तो यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 6×5 = 30। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है तो नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 30 होगा।
तो कुल क्षेत्रफल 60 आ गया। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है, प्रूफ किसे दे कीजिए कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आपकी थ्योरम 10.2 है जो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से देखकर कर लोगे। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं और फिर सीपीसीटी से संगत भाग बराबर आ जाते हैं। ठीक है।